नमस्कार मित्रों, मैं हूं उदय सिंह शेखावत और आज हम जानेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, जो कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं, अर्थात जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के निवासी थे। इनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, तो इन्होंने मुश्किल से हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद घर छोड़ दिया और एक चर्च में पादरी या फादर अर्थात प्रीस्ट बन गए। बस यहीं से शुरू होती है इनके वैज्ञानिक बनने की कहानी। इन्होंने चर्च के बैकयार्ड में उगने वाले मटर के पौधों पर गौर किया और ये पाया कि 2 अलग अलग पौधों में 7 विपरीत लक्षण थे, जिनमें से लक्षण इस प्रकार थे। एक ग्रे कलर का और गोल बीज, दूसरा सफ़ेद और रिंकल्ड बीज मतलब झुर्रीदार बीज, दूसरा लक्षण था गोल पीला बीज और झुर्रीदार हरा बीज, तीसरा लक्षण था सफ़ेद फूल व बैंगनी फूल, चौथा लक्षण था पूरी फूली हुई मटर की फली और दूसरा पिचकी हुई मटर की फली, पांचवा लक्षण था पीली मटर की फली और हरी मटर की फली, छठवां लक्षण शीर्षस्थ कलिका और अक्षीय कलिका और सातवां लक्षण लंबा पौधा व बौने पौधे का था। तो इस प्रकार इन्होंने पाया, यदि 2 परस्पर विपरीत लक्षणों वाले मटर के पौधों का आपस में संकरण कराया जाए, आश्चर्यजनक परिणाम सामने आते हैं। इस आधार पर इन्होंने अपने 3 नियम दिए। पहला नियम था प्रभाविता का नियम अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों का संकरण कराए जाने पर पहली पीढ़ी में सदैव प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। जैसे गोल पीले बीज और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे का आपस में संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में गोल पीले बीज वाला पौधा ही उत्पन्न होता है, अर्थात गोल पीला बीज एक प्रभावी लक्षण है। इसी प्रकार यदि बैंगनी पुष्प वाले और सफ़ेद पुष्प वाले पौधों का आपस में संकरण कराया जाए तो पहली पीढ़ी में बैंगनी पुष्प वाला पौधा ही उत्पन्न होता है, क्योंकि बैंगनी पुष्प एक प्रभावी लक्षण है जबकि सफ़ेद पुष्प अप्रभावी लक्षण है। यदि पहली पीढ़ी के इस बैंगनी पुष्प का एक और बैंगनी पुष्प के साथ संकरण कराया जाए तो दूसरी पीढ़ी में हमें सभी लक्षण अलग अलग प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें एक शुद्ध रूप से बैंगनी पुष्प, दूसरा शुद्ध रूप से सफ़ेद पुष्प और 2 संकर रूप से बैंगनी पुष्प होंगे। आप चित्र में देख सकते हैं कि डबल कैपिटल P शुद्ध रूप से बैंगनी पुष्प वाले पौधे को दर्शाता है और डबल स्मॉल p जो ग्रीन कलर से लिखा है वो शुद्ध सफ़ेद रंग के पौधे को दर्शाता है, जबकि एक कैपिटल P और एक स्मॉल p 2 जगह लिखा हुआ है। यह संकर पौधे को दर्शाता है, मतलब इस पौधे में दिखाई तो बैंगनी रंग वाला पौधा दे रहा है, लेकिन
सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का लक्षण भी कहीं न कहीं छिपा हुआ है। अतः ये संकर पुष्प वाला पौधा है। इस पौधे को संकर पौधा कहते हैं। इस प्रकार आँखों से देखने पर तो 3 बैंगनी पुष्प वाले पौधे और 1 सफ़ेद पुष्प वाला पौधा दिखाई देता है। तो यह 3:1 के अनुपात में जो रेशियो आता है, इसे फिनोटाइप अनुपात कहते हैं। जबकि लेबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद यह पता चलता है कि शुद्ध रूप से बैंगनी रंग के पुष्प वाला पौधा एक ही है और शुद्ध सफ़ेद रंग के पुष्प वाला पौधा भी एक ही है और 2 संकर पौधे हैं। अतः इनका जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 आता है। अतः इनका जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। अतः इसमें प्रत्येक लक्षण स्वयं को अलग अलग प्रकट कर देता है। इसलिए इसे मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं। कभी कभी जब प्रभावी लक्षण स्वयं को पहली पीढ़ी में पूरी तरह प्रकट नहीं कर पाता, तो इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है, अर्थात इसे ही अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि लाल और सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधों का आपस में संकरण कराए जाने पर प्रथम पीढ़ी में अर्थात F1 जनरेशन में न तो लाल रंग का पुष्प स्वयं को प्रकट कर पाया और न ही सफ़ेद रंग का पुष्प स्वयं को प्रकट कर पाया। यहाँ पर गुलाबी रंग का पुष्प आ गया है, जो कि लाल व सफ़ेद का मध्यवर्ती लक्षण है। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहा जाता है। जब प्रभावी लक्षण अर्थात लाल पुष्प वाला लक्षण स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता। यदि हम आगे बात करें तो एक गोल पीले बीज वाला पौधा जबकि दूसरा हरा एवं झुर्रीदार बीज वाला पौधा, इन दोनों को लेकर आपस में संकरण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में जो पौधा उत्पन्न होता है वो गोल पीले बीज वाला ही होता है। उसमें गोल पीले बीज वाले कुछ संकर पौधे भी होते हैं। इन्हीं संकर पौधों का आपस में संकरण कराने पर हमें जो अनुपात प्राप्त होता है वह फिनोटाइप अनुपात होता है, जो कि 9:3:3:1 होता है। अर्थात 9 पूरी तरह गोल पीले बीज, 3 गोल हरे बीज और 3 झुर्रीदार पीले बीज व 1 हरा झुर्रीदार बीज प्राप्त होता है। इसे द्विसंकर संकरण भी कहा जाता है। इंग्लिश में कहें तो इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। मेंडल का यह तृतीय नियम है, जिसे स्वतंत्र अप्यूहन का नियम कहते हैं। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अंतर्गत युग्मनज के निर्माण के समय जीन अपने जोड़े को छोड़कर अपने से विपरीत लक्षण वाले जीन से स्वतंत्र होकर मिलता है। इसीलिए स्वतंत्र अप्यूहन का नियम कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं आनुवांशिक रोगों की, अर्थात हेरिडेटरी डिजीजेस की।
इनमें सबसे पहले एक्स लिंग संलग्न लक्षण वाले आनुवंशिक रोगों को जानते हैं। इनके अंतर्गत हीमोफीलिया, वर्णांधता, एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया जैसे रोग आते हैं। विशेष तौर पर स्त्रियां इन रोगों की वाहक होती हैं और पुरुष इन रोगों से प्रभावित पाए जाते हैं, अर्थात स्त्रियों में इन रोगों के लक्षण प्रकट नहीं होते, जबकि इन रोगों से पुरुषों को परेशानी होती है। जैसे कि हीमोफीलिया रोग में ही ले लीजिए। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें फैक्टर 8 नामक जीन की कमी हो जाने से यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और इसमें एक बार चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता और खून बहता ही रहता है। अधिक रक्त बह जाने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यह रोग सबसे पहले महारानी विक्टोरिया के परिवार में प्रिंस चार्ल्स को पाया गया था, अतः इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम ब्लीडर सिंड्रोम है। अगला रोग है वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें व्यक्ति को लाल और हरे रंग के मध्य अंतर करने में परेशानी का अनुभव होता है। ऐसे लोग ट्रैफिक पुलिस, बस ड्राइवर, लोको पायलट या विमान चालक आदि नहीं बन सकते। इस प्रकार के गोलों में उन्हें यदि पहचानने को कहा जाए तो वे अंकों को नहीं पहचान पाएंगे। आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि पहले गोले में 12 लिखा हुआ है, दूसरे में 2, तीसरे में 42, चौथे में 74 और अंतिम 5वें गोले में 6 लिखा हुआ है, जबकि वर्णांध व्यक्ति इन अंकों को नहीं पहचान पाता है। अगला रोग है एल्केप्टोन्यूरिया। इस रोग में व्यक्ति का मूत्र वायु के संपर्क में आते ही काला हो जाता है और ऐसे व्यक्ति आगे चलकर गठिया रोग से पीड़ित हो जाते हैं। मूत्र का रंग काला इसलिए पड़ता है क्योंकि यूरिन के फॉर्मेशन के समय होमोजेंटिसिक अम्ल का ठीक से विखंडन नहीं हो पाता और वह यूरिन में वैसे का वैसा ही बाहर आने लगता है और वायु के संपर्क में आते ही वह काला पड़ जाता है। इस प्रकार इन रोगियों में मूत्र का रंग काला दिखाई देता है। एक अन्य रोग है सिकल सेल एनीमिया, जिसे दात्र कोशिका अरक्तता भी कहते हैं। इस रोग में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करने योग्य नहीं रह जाता और व्यक्ति की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। रक्त कणिकाएं इस रोग में सिकुड़कर हाशिए के आकार की हो जाती हैं। अगला रोग है रंजकहीनता। इसे इंग्लिश में एल्बिनिज्म कहा जाता है। इस रोग में व्यक्ति की पूरी त्वचा और बाल एकदम रंगहीन हो जाते हैं। इसके अलावा आनुवंशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी नीली आँखों का पाया जाना या फिर घुंघराले बालों का पाया जाना, जिन्हें इंग्लिश में कर्ली हेयर्स कहा जाता है, यह भी एक्स लिंग संलग्न लक्षण ही हैं जो कि आनुवंशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं।
अगले लक्षणों की बात करें तो वे हैं वाई लिंग संलग्न लक्षण। इनके अंतर्गत 2 प्रकार के आनुवंशिक रोग आते हैं। एक है हाइपरट्राइकोसिस और दूसरा है वेब्ड टोज। हाइपरट्राइकोसिस में व्यक्ति के बाह्य कानों पर बड़े बड़े बाल आ जाते हैं। यह रोग केवल पुरुषों में ही पाया जाता है, महिलाएं इस रोग से ग्रसित नहीं होती। और कुछ पुरुषों के पैरों की उंगलियां बतख के पैरों की उंगलियों जैसी हो जाती हैं। उनकी खाल आपस में जुड़ी होती है, जिन्हें वेब्ड टोज कहा जाता है। तो यह भी वाई लिंग संलग्न लक्षण है, जो कि पुरुषों में ही पाया जाता है, महिलाओं में ये लक्षण नहीं पाए जाते। मित्रों, XY लिंग संलग्न लक्षण वाले कुछ आनुवंशिक रोग भी होते हैं, जिनमें यदि देखा जाए तो त्रुटिपूर्ण दंत विन्यास अर्थात दांतों का क्रम आगे पीछे अथवा टेढ़ा मेढ़ा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नेफ्राइटिस नामक रोग भी हो जाता है। नेफ्राइटिस अर्थात ये एक प्रकार की किडनी की नलिकाओं में होने वाली सूजन की समस्या है। यहाँ पर चित्र में त्रुटिपूर्ण दंत विन्यास को प्रदर्शित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।